नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए और राजस्थान जीके का और महाब्रह्मास्त्र लेकर आ गए हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर राजस्थान और भूगोल, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान और इतिहास एवं राजस्थान के लेटेस्ट करंट अफेयर के प्रश्न शामिल किए हैं जिनकी आपकी पशु परिचर भर्ती के अंदर आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। दोस्तों मैं प्रत्येक प्रश्न के साथ उसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों अगर आप पशु परिचर भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैंने इस चैनल पर आपको 25 से अधिक मॉडल टेस्ट पेपर करवाए हैं जो कि आपके पशु परिचर पर के जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर आधारित है। वहीं दोस्तों मैंने राजस्थान सामान्य ज्ञान और राजस्थान करंट अफेयर एवं इंडियन करंट अफेयर और सामान्य विज्ञान एवं पशुपालन संबंधित वीडियो भी इस चैनल पर अपलोड किए हैं। तो इस वीडियो के बाद में आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी 1568 में। दोस्तों 1568 में और चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। अगर दोस्तों हम इस शाखे की बात करें तो दोस्तों यह शाखा और उदय सिंह के शासनकाल में हुआ था। इसमें दोस्तों जयमल और फत्ता की जो पत्नियां थी फूल कंवर, उनके द्वारा और शाखा किया गया था, जिसमें दोस्तों और चित्तौड़ के जो राजसी परिवार है उसकी महिलाओं के साथ साथ और चित्तौड़ की जो आम जनता थी, जो महिलाएं थी, उन्होंने भी उसमें भाग लिया था, इसलिए इसे जन शाखा भी कहा जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा था वो दोस्तों 1568 में और उदय सिंह के शासनकाल के समय हुआ था। दोस्तों अगर हम चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा है वो हमें और 1303 में और जो रानी पद्मिनी थी उनके द्वारा किया गया था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना और किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प बी जयानक। दोस्तों पृथ्वीराज विजय नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना दोस्तों जयानक द्वारा और 1192 से और 94 के मध्य की गई थी। अगर दोस्तों इस ग्रंथ की बात करें तो इस ग्रंथ में हमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उनके जो शासनकाल था, उनके जो द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और वहीं और दोस्तों हम जयानक की बात करें तो यह एक कश्मीरी इतिहासकार हुआ करते थे। वहीं अगर दोस्तों हम दूसरे विकल्प की बात करें चंद्रवरदाई, तो इनके द्वारा पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की गई है। और पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो यह चौहान वंश के एक प्रतापी शासक थे जिनके द्वारा तराइन का प्रथम युद्ध व तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों अगर तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो यह 1191 में हमें देखने को मिलता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। वहीं तराइन का द्वितीय युद्ध हमें 1192 में देखने को मिलता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार व मोहम्मद गौरी की विजय होती है। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, कालीबंगा सभ्यता के लोग अपने नगरीय जीवन में किस प्रकार के परिवारों में रख करते थे? दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता के जो लोग हैं वो और किस प्रकार के परिवारों में रहा करते थे? तो दोस्तों इसका विकल्प ए है पितृसत्तात्मक, विकल्प बी मातृसत्तात्मक, विकल्प सी उपयुक्त दोनों और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी मातृसत्तात्मक। दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता है उसके अंदर जो परिवार थे वो मात्र सत्तात्मक हुआ करते थे, यानी कि इन परिवारों में जो परिवार का मुखिया होता था वह पुरुष नहीं होकर और उस परिवार की मुखिया माता होती थी, यानी जो महिला होती है सबसे बड़ी घर में वो ही परिवार की मुखिया हुआ करती थी। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम कालीबंगा की सभ्यता की बात करते हैं तो यह हमको हनुमानगढ़ जिले के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों इसकी खोज की बात करें तो दोस्तों 1952 के अंदर अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई थी। दोस्तों कालीबंगा शब्द है उसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। व इस सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है वो 1961-62 में और बीबी लाल व बी के थापर द्वारा किया गया था। यहाँ दोस्तों प्रमुख रूप से हमें और जुते हुए खेतों के निशान देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इतिहासकार दशरथ शर्मा द्वारा इसे और सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा गया है। तो दोस्तों इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, 10वीं 11वीं शताब्दी में प्रचलित सिक्कों को कहते थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी गदिया सिक्के। दोस्तों 10वीं और 12वीं
और शताब्दी के अंदर राजस्थान में जो सिक्के चलते थे उन्हें गदिया सिक्के कहा जाता था, क्योंकि इनको यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इनकी जो आकृति होती थी वो एक गधे के समान होती थी। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सिंचाई परियोजना जिससे आदिवासी कृषकों को अधिक लाभ होगा वह है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी जाखम परियोजना। दोस्तों जाखम परियोजना से और आदिवासी लोगों को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यह परियोजना और राजस्थान का जो दक्षिणी भूभाग है डूंगरपुर और बांसवाड़ा उसके अंदर इस परियोजना को शुरू किया गया है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बीसलपुर की बात करें तो बीसलपुर परियोजना हमें टोंक जिले के अंदर देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों जो पाचना बांध परियोजना है वो हमें करौली जिले के अंदर देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों नर्मदा परियोजना यह भी हमें दक्षिणी जो राजस्थान है वहाँ देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अग्निबाण समाचार पत्र का प्रकाशन जयप्रकाश नारायण द्वारा कब किया गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए 1936 में। दोस्तों अग्निबाण और जो प्रमुख समाचार पत्र था इसका प्रकाशन 1936 में और जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध के नाम से पुकारा है। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी थर्मोपल्ली। दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड द्वारा और हल्दी घाटी का युद्ध जो कि और 21 जून 1576 के अंदर हुआ था इसे और मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा गया है। अगर दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड की बात करें तो उनके द्वारा यह उपाधि इसलिए दी गई है इस युद्ध को क्योंकि और जो थर्मोपल्ली का युद्ध है वो यूनान में प्राचीन काल में एक महान युद्ध हुआ था, तो उससे इसकी तुलना की गई है, इसीलिए इसे और मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा गया है। वहीं अगर दोस्तों अगर इस युद्ध की बात करें तो दोस्तों यह युद्ध और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। वहीं और दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में अन्य युद्धों की बात करें तो 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध भी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प डी बूंदी। दोस्तों 84 खंभों की छतरी और हमें बूंदी जिले के अंदर देखने को मिलती है। अगर दोस्तों इस छतरी की बात करें तो इसका जो निर्माण कार्य है वो दोस्तों लगभग और 1740 के में और अनिरुद्ध सिंह द्वारा करवाया गया था। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान संघ का अंतिम निर्माण कब हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी 18 अप्रैल 1948। दोस्तों 18 अप्रैल और 1948 को और राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। दोस्तों इस संघ की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से जो पूर्वी राजस्थान था जिसके अंदर पूर्वी राजस्थान के जो हाडोती क्षेत्र है उसके जिले शामिल थे। तो दोस्तों विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो दोस्तों आपका राजस्थान संघ है उसका निर्माण 18 अप्रैल 1948 को किया गया जिसकी राजधानी और कोटा जिले को बनाया गया था। वहीं इसमें जो प्रमुख जिलों की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, शाहपुरा, किशनगढ़ आदि जिले हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान राज्य में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक प्रोत्साहन करने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी चंबल। दोस्तों चंबल नदी द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक और मिट्टी का और अपरदन किया जाता है क्योंकि दोस्तों यह नदी और ढलानी क्षेत्रों में बहती है जिसके कारण यह अत्यधिक कटाव करती है। अगर दोस्तों हम चंबल नदी की बात करें तो यह है और जानपाबा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है जो कि दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में और 241 किलोमीटर की सबसे बड़ी और अंतर्राज्यीय नदी सीमा बनाती है। वहीं दोस्तों राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करके राजस्थान के और 6 जिलों में यह नदी बहती है और बाद में जाके और चंबल नदी के वो यमुना नदी के अंदर यह मिल जाती है। दोस्तों इससे नदी की बात करें तो इस पर राजस्थान के अंदर और प्रमुख रूप से 4 बांध बनाए गए जो कि हमें गांधी सागर बांध वो मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर देखने को मिलता है
वहीं जवाहर सागर और कोटा बैराज हमें कोटा जिले के अंदर देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको और मेरे द्वारा बताए गए जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, रूपाजी व कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, वेगू किसान आंदोलन। दोस्तों जो रूपाजी और कृपाजी जो नामक जो नेता थे वो हमें बेगू किसान आंदोलन के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों हम बेगू किसान आंदोलन की बात करें दोस्तों, यह चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर और 1921 के अंदर शुरू हुआ था। वहीं दोस्तों और 1923 के अंदर इस आंदोलन में और अंग्रेज़ों द्वारा और कहीं और 100-200 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी। वहीं दोस्तों और जो इस आंदोलन के नेता थे रूपाजी और कृपाजी, इनकी भी इसमें और हत्या कर दी गई थी। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में पहली ब्रॉड गेज रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प ए, यानी कि 1994 के अंदर राजस्थान के अंदर पहली जो ब्रॉड गेज रेल बस सेवा शुरू की गई थी, जो दोस्तों हमें और मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच में ये सेवा शुरू की गई थी। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम राजस्थान की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में और सबसे पहले जो रेल सेवा की बात करें तो वो दोस्तों अप्रैल और 1874 के अंदर दोस्तों और आगरा से बांदीकुई के मध्य शुरू की गई थी। तो आपको मेरे द्वारा बताए गए जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और विकल्प डी। दोस्तों जो पन्ना होता है उसे हरी अग्नि के रूप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका जो कलर होता है दोस्तों वो हमें और हरा देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम पन्ना की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में और कई स्थानों पर इसकी खाने हमें देखने को मिलती है। वही दोस्तों संपूर्ण भारत में सर्वाधिक जो पन्ना है जो डायमंड होता है उसका जो उत्पादन है वो दोस्तों पन्ना जिला मध्य प्रदेश के अंदर किया जाता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, वह स्थान जो अपनी मृदा शिल्प के लिए विख्यात है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, मुलैला। दोस्तों जो मुलैला गांव है वो अपनी और मृदा कलाओं के लिए जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों यह प्रमुख रूप से यह स्थान टेराकोटा और कला के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यह स्थान हमें और नाथद्वारा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से किस योजना में निर्धनता उन्मूलन को योजना के मुख्य उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों जो 5 यानी कि जो 5वें नंबर का 5 ईयर प्लान था उसके अंदर जो उसका प्रमुख उद्देश्य रखा था दोस्तों वो रखा था गरीबी उन्मूलन, यानी कि निर्धनता उन्मूलन उसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। अगर दोस्तों हम इस योजना की बात करें तो दोस्तों यह योजना और 1974 से 1978 के मध्य हमें देखने को मिलती है। दोस्तों 1974 में इस योजना को शुरू किया गया था, वहीं दोस्तों 1978 में इस योजना को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि दोस्तों पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन 1978 के अंदर और बीजेपी सरकार द्वारा इस योजना को समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो गरीबी उन्मूलन अथवा निर्धनता उन्मूलन रखा गया था। आई होप कि आपको और मेरे द्वारा दी गई जानकारी और अच्छी लग रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अजमेर जिले का कौन सा गांव हिल स्टेशन कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, टॉडगढ़। दोस्तों अजमेर का जो टॉडगढ़ स्थान है वो और एक हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह एक पहाड़ी और पर्यटन स्थल है जहाँ पर और हमें विभिन्न पर्यटक जो स्थान है वो देखने को मिलते हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम टॉडगढ़ की बात करें तो इसे मिनी माउंट आबू के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, जीणवाता का मेला किस स्थान पर बढ़ता है?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए रैवासा। दोस्तों रैवासा सीकर के अंदर और प्रतिवर्ष और दोस्तों हमें नवरात्रा यानी चैत्र नवरात्रा और वहीं दोस्तों आश्विन नवरात्राओं के अंदर हमें जीण माता का और एक भव्य मेला देखने को मिलता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जीण माता का मेला और रैवासा सीकर के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है आदिवासियों का कुंभ के नाम से विख्यात स्थान है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प सी वेणेश्वर। दोस्तों जो वेणेश्वर धाम है उसे आदिवासियों के कुंभ के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों हम वेणेश्वर की बात करें दोस्तों यह हमें और दोस्तों डूंगरपुर जिले के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक वर्ष और माह के अंदर और वेणेश्वर का प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है जिसमें आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। इसी कारण इस मेले को हम आदिवासियों के कुंभ के नाम से भी जानते हैं। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी बाड़मेर। दोस्तों बाड़मेर जिले के अंदर हमें और पत्थरमार होली देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों अगर हम श्री महावीर जी की बात करें तो श्री महावीर जी में हमें लठमार होली देखने को मिलती है, जो कि ये श्री महावीर जी जो स्थान है वो हमें करौली जिले के अंदर देखने को मिलता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पत्थरमार होली हमें और बाड़मेर जिले के अंदर देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मेज बांध किस नदी पर बना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है कोठारी नदी। दोस्तों जो कोठारी नदी है उस पर हमें और मेज बांध देखने को मिलता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम इस बांध की बात करें तो यह भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं और राजस्थान जीके के लेटेस्ट करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में जिनकी आपकी भर्ती के अंदर पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो पूरे प्रश्न बड़े ध्यान से देखिए। अगर दोस्तों आप एक भी प्रश्न मिस करते हैं तो आपको और बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो चलिए राजस्थान जीके के करंट अफेयर के प्रश्न शुरू करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा लेटेस्ट करंट अफेयर का प्रश्न है वो है हाल ही में राजस्थान में किस स्थान पर डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर जिले के अंदर और हाल ही में यानी कि सितंबर 2024 के अंदर और डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अगर दोस्तों हम इस फेस्टिवल की बात करें तो इसका प्रमुख उद्देश्य और राजस्थान के अंदर विदेशी पर्यटन को आकर्षित करना है। वहीं दोस्तों राजस्थान की जो कला संस्कृति है, जो प्राचीन सभ्यताएँ हैं, उनको लोगों के सामने लाना है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सितंबर 2024 में राजस्थान सरकार द्वारा किस योजना के तहत महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन वितरित किए गए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प ए यानी कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। दोस्तों इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत और राजस्थान सरकार द्वारा और महिलाओं को और फ्री में स्मार्टफोन वितरित किए गए थे। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के लिए किस जिले को चुना गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प ए जोधपुर। दोस्तों जोधपुर जिले को और राजस्थान में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए चुना गया है। दोस्तों अगर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात करें तो यह राजस्थान का एक प्रमुख योजना है जिसका प्रमुख उद्देश्य और राजस्थान के अंदर विभिन्न जिलों के अंदर और प्लांटेशन यानी कि पौधों यानी कि बहुत मात्रा में पौधे लगाए जाएंगे। वहीं दोस्तों सौर ऊर्जा है उससे विद्युत उत्पादित की जाएगी, यानी ग्रीन एनर्जी को और बढ़ावा दिया जाएगा जिससे प्रदूषण को रोका जा सके। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात करें तो इसका विकास और संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान है उसके अंदर किया जाने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सितंबर 2024 में राजस्थान सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है जो कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। तो दोस्तों इसके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार है। विकल्प ए युवा रोजगार योजना, विकल्प बी मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प योजना, विकल्प सी राजस्थान स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और विकल्प डी रोजगार मित्र योजना। तो दोस्तों जो राजस्थान सरकार द्वारा और युवाओं के स्वरोजगार देने के लिए दोस्तों और जो योजना शुरू की गई है, तो प्लीज़ अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है
सितंबर 2024 में राजस्थान में कौन सा त्यौहार सबसे अधिक उत्साह से मनाया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए गणेश चतुर्थी। दोस्तों सितंबर माह के अंदर यानी कि लगभग जो हमारा और रक्षाबंधन के बाद में जो भाद्रपद माह आता है उसकी जो शुक्ल चतुर्थी होती है उसको और प्रतिवर्ष और गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस दिन और संपूर्ण राजस्थान नहीं अपितु संपूर्ण भारत के अंदर और गणेश जी के विभिन्न स्थानों पर और मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान के किस शहर में और राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल सितंबर 2024 में आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए जयपुर। दोस्तों जयपुर के अंदर और सितंबर 2024 में और लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य राजस्थानी जो साहित्य है उसको बचाकर रखना और उस राजस्थानी साहित्य को और विश्व पटल पर प्रदर्शित करना था। दोस्तों अगर इस फेस्टिवल की बात करें तो इसका फेस्टिवल का जो आयोजन है वो हमें अल्बर्ट हॉल जयपुर के अंदर देखने को मिलता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान सरकार ने सितंबर 2024 में किस मिशन को प्रदेश में जल संरक्षण के लिए लागू किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी मुख्यमंत्री जल शक्ति योजना। दोस्तों मुख्यमंत्री जल शक्ति योजना और राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य और राजस्थान के अंदर जल का संरक्षण करना है, जिसके तहत राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न और दोस्तों जल संरक्षण के निकायों का निर्माण किया जाएगा। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में सितंबर 2024 में किस खेल योजना का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और राजस्थान प्रीमियर लीग, यानी कि सितंबर 2024 में राजस्थान सरकार द्वारा और राजस्थान प्रीमियर लीग शुरू की गई है, जो कि और IPL यानी इंडियन और प्रीमियर लीग के और तर्ज पर इस योजना अथवा इस खेल टूर्नामेंट को चलाया जाएगा, जिसके तहत दोस्तों राजस्थान के अंदर जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सितंबर 2024 में राजस्थान के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और उदयपुर हवाई अड्डा। दोस्तों उदयपुर हवाई अड्डे को और राजस्थान सरकार द्वारा और अब अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं उनके लिए भी खोल दिया गया है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सितंबर 2024 में राजस्थान में नई औद्योगिक नीति लागू की गई, इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा सितंबर 2024 के अंदर जो नई औद्योगिक नीति आई है इसका प्रमुख उद्देश्य है विदेशी निवेश यानी जो FDI होता है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसको बढ़ावा देना है, जिससे राजस्थान के लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके और राजस्थान की जो और GSDP है उसमें भी वृद्धि की जा सके। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार हमने और राजस्थान GK के अति महत्वपूर्ण व राजस्थान करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।